धन्यवाद सदर साहब, मौलाना अरशद मील खंडेला, रशीद अहमद एडवोकेट, जो मेरी खुद की बिरादरी से हैं, मेरे भाई हैं, मैं भी एडवोकेट हूं, और मुफ्ती सलीम साहब, रमजान चौधरी जी, आसिफ अली चंदेनी साहब, वे मेरे शागिर्द मेरे साथ आपके दर्शन करने के लिए आए हुए हरियाणा के इस भोली बिरादरी की नुमाइंदगी करने वाले चौधरी जोगिंदर घासीराम नैन जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, वह अभी जो सभा को संबोधन देकर के गए हैं, सरदार अजय सिंह सरपंच साहब, और हमारे एक और बड़े लड़ाकू और जुझारू किसान नेता भी आपके बीच में आए हैं, सरदार जी, और एक हमारे बहुत ही बड़े लंबे समय से आपकी लड़ाई टिकरी बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, रणधीर सिंह जी, जो आपके दर्शनों के लिए हम आए हैं। सबसे पहले मैं मेरे क्षेत्र की तरफ से, जहां पे हम आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहां पे हम आपकी आवाज बने बैठे हैं, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर की तरफ से, वहां की तमाम किसान सरदारी की तरफ से आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। साथियों, अभी हम पीछे जो ये गांव है बैठे थे बाबूजी के घर में, तो बाबूजी ने मुझे बताया कि किसान यहां का जाग चुका है, किसान जंगे मैदान में उतर चुका है, लेकिन इस जिला का जो व्यापारी है या आम आवाम है, आम जन है, वो अभी तक किसान के साथ खड़ा नहीं हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूं, अगर यहां कोई सीआईडी सिक्योरिटी का साथी खड़ा है, मेरी आवाज को इस जिला के व्यापारी तक और आम आवाम तक पहुंचा दे, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी एक व्यापारी हूं, मेरा भी मंडी में कारोबार है, और फतेहाबाद जिला के अंदर भुन्ना मंडी की नुमाइंदगी की जिम्मेवारी भी वहां के साथियों ने मेरे को दी है। उन साथियों ने भी मेरे माध्यम से आपके इलाके के लिए एक संदेश भेजा है कि आज जाओ, आप हमारे मेवात के भाइयों को आह्वान करके आओ कि हमें जलने की कतई जरूरत नहीं है। ये हमारे हक फसल और नस्ल की लड़ाई है। अगर हम इस लड़ाई को बखूबी ना लड़ पाए, चाहे वो किसान है, चाहे मंडी का व्यापारी है, गांव का मजदूर है, या गांव का दूसरा कोई साथी है जो खेती किसानी से हट के कोई दूसरे धंधे से अपने बच्चे पाल रहा है, ये हिंदुस्तान के तमाम आवाम की लड़ाई है। किसी से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि सरपंच साहब ने कहा, आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे जवाब करेगी। अरे जब इस देश के हुक्मरान ने, इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री ने इस देश की आवाम पे ये काले कानून थोपे थे, बाबा तुम कहां थे?
पिताजी तुम कहाँ थे, चाचा तुम कहाँ थे, बड़े भाई तुम कहाँ थे? आप बड़े फकर से कहोगे कि हम मौलाना साहब की रहनुमाई में या पड़ाव डाल करके मोदी से टक्कर ले रहे थे। और मैं इस मंच के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है उन लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं, अगर आपने कहीं इस आंदोलन में हिस्सेदारी दर्ज ना करवाई, आप अपनी आने वाली पीढ़ी के चोर होंगे। आप उनसे आंखों में आंख डाल करके बात नहीं कर पाओगे। जब वो पीढ़ी पूछेगी हमारे धंधे उजड़ रहे थे, हमारी जमीनें खरीदी जा रही थी, अगर कोई व्यापारी का बेटा है वो उस व्यापारी से पूछेगा कि हमारी दुकानें छीनी जा रही थी, हमारे कारोबार चौपट हो रहे थे, हमारी मंडियों की तालेबंदी की जा रही थी, पिताजी तुम कहाँ थे? वो मेवात का व्यापारी उस अपने औलाद को, उस अपने वारिस को क्या जवाब देगा? उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। तो साथियों, इस इलाके का चाहे मजदूर है या कोई दूसरा साथी है, किसी वर्ग का है, किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी संप्रदाय का है, यह कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, यह कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हमारे जीवन की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर तमाम वर्गों को, धर्मों को, संप्रदायों को, जातियों को भूल करके कंधे से कंधे मिला करके हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं यही संदेश मेरे जिला की तरफ से, जिसको आप पश्चिमी हरियाणा कहते हो, उनकी तरफ से आपको देने के लिए आया हूं। हमारे वहां इस लड़ाई में मजदूर साथ है, व्यापारी साथ है, किसान साथ है और समाज का दूसरा वर्ग जो रोज कोई ना कोई धंधा करके, चाहे वो मजदूर खेत में करता हो, किसी लाला के दुकान पे पलेदारी करता हो या किसी उद्योगपति के उद्योग में कोई और काम करता हो, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। तो मैं यही आशा और उम्मीद और आपसे बड़ी जो है भावना के साथ आया हूं कि हमारे भाई हैं और हम जाकर के उनसे आह्वान करेंगे तो वो भी जो है, ये जो इंसाफ की लड़ाई है और हिंदुस्तान के तमाम आवाम ने बिगुल बजाया है, अगर उनका कोई व्यापारी भाई उस आंदोलन में अभी शरीक ना हुआ है, कोई मजदूर भाई शरीक ना हुआ है, तो मेरा किसान भाई जा करके और उनको समझाएगा, उनको बताएगा कि फतेहाबाद का व्यापारी आया था, फतेहाबाद का किसान आया था, फतेहाबाद का मजदूर आया था और वो आह्वान करके गए हैं कि आप भी इसी तरह एकजुट होकर के इस गूंगी बहरी बेरहम सरकार से लड़ाई लड़ो और अपने हक दो। तो साथियों, कानूनों के बारे में, क्योंकि यहाँ भी 2-3 वकील साथी जो हैं लंबे समय से बता रहे हैं कि ये 3 कानून, इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मैं इस पे आपका समय जो है जाया नहीं करूंगा, आपको बखूबी पता है। अब बात आती है जो खुराफाती सरकारों ने, चाहे वो पूर्व की कोई भी सरकार रही हो, मैं इन सरकारों के, इन पार्टियों के नाम लेकर के अपनी जबान को गंदी नहीं करना चाहता, वो नाम लेने के ही काबिल नहीं है। तो साथियों, मेरे से पूर्व वक्ता सरपंच साहब ने भी आपको समझाया, मैं मंच के माध्यम से आपको आगाह करना चाहता हूं, ये कोई हमारे नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने धंधे फैलाने के लिए, अपने जो पूंजीपति यार हैं, अपने जो पूंजीपति इनके शागिर्द हैं, जो इनको सत्ता के गलियारे तक भेजते हैं, श्याम दाम दंड भेद की नीति से आम आवाम का खून चूस करके उनकी तिजोरी भरना चाहते हैं, चाहे कोई भी पार्टी है। तो हमें इन पार्टियों के झांसे में नहीं आना है, हमें हिंदू मुसलमान के झांसे में नहीं आना है, यह सिर्फ और सिर्फ वोट की लड़ाई है, वोट लेने के लिए। अब
अपना हरियाणा तो छोटा सा है, गुजरात में जो इन्होंने खूनी खेल वहां खेला, हिंदू को और मुसलमान को लड़ाया और उस चाल में ये कामयाब हो गए। वहां कुंडली मार करके बैठ गए और पता नहीं कितने बेकसूर लोगों के इनके खून से हाथ रंगे हुए हैं। वो ही बात हरियाणा में दोहराने की कोशिश की इन्होंने, जाट और नॉन जाट के नाम से। शायद आपको पता होगा, एक बिरादरी जिससे मैं भी ताल्लुक रखता हूं, जाट बिरादरी हरियाणा की, वो हक मांग रही थी कि आज हमारी खेत छोटे हो गए, हमारे पास खेती किसानी के लायक जमीनें नहीं रही और हमें भी कहीं ना कहीं नौकरियों में हक दिया जाए। तो इस खुरापाती सरकार ने, तत्कालीन हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने गैर जाट और गैर जाट का नारा दिया, 35 और एक बिरादरी का नारा दिया। वो ही गुजरात वाला फार्मूला हरियाणा में लागू किया और यहां भी सैकड़ों जो है आम जन के खून से इस सरकार ने हाथ रंगे। तो मैं आह्वान करता हूं इस मंच के माध्यम से, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और सत्ता की पूंजी हासिल करने के लिए जात पात का पत्ता चलते हैं, इससे फालतू इनका कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, ये देश मोदी की जागीर नहीं, हिंदुस्तान हमारा है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, ये देश किसी के कहने से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है और हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। किसी भाई ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने केस बढ़ा ली, ये हमारा जीवन का दर्शन है, हमें कैसे रहना है, इससे हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कैसे ही रहे, क्या फर्क है, हमारा वही खून है, हमारा वही भाईचारा है। अब मैं मेरे गांव की बात करता हूं, हमारे वहां कोई जात पात का भेद नहीं है। पहले जब मैं छोटा हुआ करता था, गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, तो कपड़े रंगाई का काम करता था नूरदीन, जो तोड़ते हैं वो कपड़े रंगाई का एक घर होता था, उसको मोहम्मदन था, वो मुस्लिम बिरादरी से था, मैं उसको दादा कहता था, उसको कोई चाचा कहता था, कोई ताया कहता था, कोई फर्क नहीं था, कोई जात धर्म की दीवार हमारे बीच में नहीं थी। ये सिर्फ और पैदा की है तो इन हुक्मरानों ने पैदा की है। अब है एक मेरा पड़ोसी गांव है खैरी, मेरे हिसार जिला में पड़ता है वो, तो वहां के किसानों में 20-30 साल पहले की बात आई है, खाती थे हिंदू खाती, जो खाली कूटते हैं, हड़ों का काम करते हैं, बढ़ई हम खाती बोलते हैं उनको। तो उन्होंने किसी वजह से किसानों की अनबन होगी और किसानों का काम बंद कर दिया। तो मेरा गांव खैरी गांव में गया और वहां मोहम्मदन लुहार है, मोहम्मद सदीक, उसको पगड़ी महंगा करके मेरे गांव में उसको प्लॉट दिया और उसको बसाया। हम चाचा ताया कहते हैं उसको, कोई फर्क नहीं है। अरे यहाँ की तो ये तहजीब है, हम जानते ही नहीं थे धर्म जाति क्या होती है, ये राजनेताओं ने सिखाया है। हम कोई फर्क नहीं मानते थे। अब जैसे आज के जो युवा मेरी उम्र के साथी हैं, सीख रहे, वो अपना दाढ़ी और ऐसे मेरी तरह रहते हैं, मैं जाट हूं, अब मैं सिख की तरह लग रहा हूं। जैसे भाई साहब बैठे हैं और ये भी ऐसे ही लग रहे हैं जैसे सिख हो गए। तो ये कोई फर्क नहीं है, ये हमारा रहने का। मैंने पैंट डाल ली, बाबूजी ने पजामा डाल लिया, किसी ने चादर बांध ली, ऐसे ही
भाई हमें मंदिर में जाना है, हमें मस्जिद में जाना है, जहां हमारी आत्मा को शांति मिले हम वहां जाएंगे। अब मेरे को मस्जिद में जाने से कौन रोक देगा? क्या रोक दोगे? मंदिर में जाने से आपको कौन रोक देगा? किसकी ताकत है? कौन हिंदू कहेगा मंदिर में नहीं जाना? नहीं, कोई नहीं। ये राजनेता रोकते हैं, राजनेता। हम नहीं रोकते किसी को, कोई फर्क नहीं है हमारे में। आप कहीं जाओ, ये अपने सिख भाई बैठे हैं, 36 बिरादरी जाओ, गुरुद्वारे में कोई पूछता है तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है? आप हिंदुस्तान के क्या विदेश के किसी गुरु घर में जाओ, आपको ये कहेंगे भाई साहब लंगर छको, आप भूखे तो नहीं हो। भाई नहीं जी बाबू जी मैंने खाना खा रखा है, खाना खा रखा है तो आप दूर से चल के आए हो, आप विश्राम करो, आप कंबल ले, आप नहाओ, आप जो है आराम फरमाओ। वो ये पूछते हैं, कोई नहीं पूछता तू किस कोने से आया है, तेरी जाति क्या है, तेरा धर्म क्या है। ये राजनेता पूछते हैं। और इन राजनेताओं ने जैसे सरपंच साहब कह रहे थे, हमारे में से ही अपने चल्ले चमाटे चमचे पाल रखे हैं, या फिर उस बात को आगे वो बढ़ाते हैं। आम आदमी को कोई मतलब नहीं है जाति धर्म से। हमारा पेशा एक है, मजदूर चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, उसका धर्म, उसका ईमान, उसका पेशा मजदूरी है। किसान जो धरती माँ का सीना चीरता है, इस देश का पेट भरता है, उसका धर्म, उसका ईमान, उसका काम सिर्फ खेती किसानी करना है। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। क्या धरती पूछती है कि ये मोहम्मदन है, ये सिख है, मैं कणक इसके 15 मन होंगी, इसके 17 मन होंगी, इसके 25 मन होंगी? पूछती है ये धरती माँ। जो हम बीज डालेंगे, मोहम्मदन उस खेत की जोताई करेगा, सिख उस खेत की जोताई करेगा, हिंदू उस खेत की जोताई करेगा, रिजल्ट हमें बराबर मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। क्या इस देश की हवा पूछती है? क्या इस देश की नदियां पूछती हैं? क्या इस देश के पर्वत पूछते हैं? सिर्फ राजनेता पूछते हैं और कोई नहीं पूछता। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। जब तक आप ये बात ना समझ पाओगे तो नैन साहब इतनी दूर से आपके बीच में आए हैं, ये कोई वोट के लिए नहीं आए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इनकी कोई मंशा नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। इनकी कोई मंशा नहीं है कि मैं वहां जाकर के और कोई उगराही करके लेके आऊंगा। ये क्यों आए हैं? इनका और आपका खून का रिश्ता है, इनके सीने में दर्द है। किसी कोने का कोई भी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो किसान है, मेरा भाई है, मेरा खून है, मेरी बिरादरी है। और आज बुरे वक्त में उसको मेरे साहस की, मेरे हौसले की, मेरी जरूरत है, इसलिए ये आपके बीच में है। ये बातें आपको भी समझना पड़ेगा। जो ये शख्सियत आप देख रहे हो, 10-20 लोग, इन्होंने तो ये बातें समझ ली, तभी ये एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको भी इनके हाथ और इनकी आवाज मजबूत और बुलंद करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम इन जो ऐसे खुराफाती हुक्मरान हैं उनके नजर डाल पाएंगे। नहीं, इनसे भी कुछ होने वाला है नहीं जब तक आप इनका साथ ना दोगे। तो दोस्तों, कहने को बहुत कुछ है, 2-4 बातें मैं और भी बताऊंगा। अगर आप बोर हो जाओ तो बता देना। आपका किसी का अगर दूध निकालने का समय हो जाए, किसी का भैंस को चारा डालने का समय हो जाए तो मेरे को बता देना। तो आज
चारों को गिर रखो वाले हम हिंदुस्तान के अंदर चाहे वो किसान नेता है या किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि है, वो तीन काले कानून की बात करता है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की कानून की किताबों में मजदूर और किसान के लिए जो कानून लिखा गया है वो एक एक कानून काला है। आपके लिए कोई सफेद और सवर्ण कानून बना ही नहीं। ये कानून के जानकार बैठे हैं। जो भूमि अधिग्रहण बिल अंग्रेज लेकर के आए थे 1894 में, हम आजाद भी हो गए और जमीनों की छीना झपटी निर्विरोध जारी रही। फिर जो है, मैं मौजूदा सरकार की बात करूंगा, और पहले वाली भी अगर इतनी किसान की चिंतक थी वो सरकार, तो आजादी के साथ ही भूमि अधिग्रहण बिल को किसान के हक और अधिकार में बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, नहीं उससे पहले क्या होता था, मैं किसी का भांड गवैया भी नहीं, जिसने थोड़ा बहुत करे उसकी थोड़ी सी आपको बताऊंगा। उससे पहले क्या होता था, अभी हम बाबूजी के घर बैठे थे, बाबूजी से बात हुई कि ये हमारे घर भी खेत में और उसके पीछे हमारा खेत भी है। उससे पहले क्या होता था कि किसी धन्ना सेठ की निगाह पड़ गई और भाई साहब का बाबूजी का इधर खेत है और उसके समझ में आ गई कि जो बाबूजी ने पंप लगाया है ये पंप मुझे लगवाना है। वो इस इलाके के एमएलए से बोलता कि किसी तरीके से सरकार को कह के ये जमीन एक्वायर कर दो, और बाबूजी को क्या मिलता, जो कलेक्ट्रेट था वो देना था, जो भी उस समय 2 लाख था, 4 लाख था, हमारे तो 10-12 लाख रुपया प्रति एकड़ है, और वो करोड़ों रुपए की जमीन बाबूजी से हथिया ली जाती। ये था 2013 में थोड़ा सा आपको रिलीफ दिया गया कि किसानों ने कुछ तो पूछा जाए, और कुछ जो है उस इलाके का सर्वे करके और मार्केट के हिसाब से उसको उस जमीन का दाम दिया जाए। 1894 से 13 में थोड़ी बहुत आपकी जो है खबर सरकार ने ली। 14 के अंदर मोदी की सरकार आ गई। इसने शुरू चोट में उस बिल का विरोध किया था, भूमि अधिग्रहण बिल का। क्यों? ये इस बड़े परिवार से जो थोड़ा बहुत इनको रेट ठीक मिलने लग गया या कोई कानूनी प्रक्रिया में इनको कुछ रिलीफ मिलने लग गया, दाम थोड़े बहुत ठीक मिलने लगे, वाजिब तो नहीं मिल रहे लेकिन ठीक मिलने लग गए, और वो अपने जो यारे प्यारे अडानी अंबानी थे उनको वो आपकी जमीनें कोड़ियों के भाव में देना चाहते थे, तो वो कहा इसमें अमेंडमेंट करेंगे बिल के अंदर, भूमि अधिग्रहण 13 वाला ठीक नहीं है, और वो संसद के अंदर लेके आए। लेकिन जो है आप जैसे समझदार लोगों ने आवाज उठाई और संसद में वो रोड़ा पड़ा, जो दूसरे थे उन्होंने भी आवाज उठाई, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, किसान के लिए फसल बीमा योजना लागू की। वो फसल बीमा योजना सीधा मैं हरियाणा की बात करूं तो शुरू में 3 कंपनियों को ठेका दिया गया था, 7-7 जिले बांट दिए, और उन कंपनियों ने खेती किसानी करने वाले हर किसान के 500 रुपया साड़ी का और 500 रुपया सावनी का एक किस्म का कर लगा दिया।
भाई इससे लेने ही है। और बाकी कुछ अधिकारी आता है तो वो यह नहीं पूछता कि ये मेरी जाति का, मैं इसको एंट्री के अंदर होने दूंगा, नहीं। वो कोई जाति है, कोई धर्म है, वो हमारा दुश्मन है और ये हमारा मुल्क है, वो इसकी हिफाजत करता है। ये सिर्फ इन्होंने कर रखे है। तो इन बातों से आपको ऊपर उठना है। कोई फर्क नहीं है हमारे में, बिल्कुल, और ना ही कोई मानता। और ऐसी कोई ये बातें करते हैं राजनेता बीच में आकर के, तो आप खड़े होकर के उनसे सवाल जवाब करो, ठीक है ना। आपको ये दूसरी बिरादरी के लिए कहे तो चलो। अब जैसे बीच में एक काला समय पंजाब पे भी आया और कुछ बेबुद्धि के युवाओं ने देश में कानून अपने हाथ में ले लिया। मुस्लिम, सिख, ईसाई